हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। सो मैं हूँ ताना मंजाल। सो बच्चों, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है आपके सामने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो आज बेटा पूरा का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में हम एक ही वीडियो में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, अच्छे से डीपली हर एक पॉइंट को समझेंगे। सो मेरे साथ शुरुआत करें तो चलिए जी। सो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई चैप्टर का नेम क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है। ये कुछ टर्म्स है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। उसके बाद हम समझेंगे प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे एजुकेशन का टॉपिक, इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक हम करेंगे। उसके बाद समझेंगे नीड फॉर अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ, कि क्यों गवर्नमेंट को आना जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आपके 1 मार्क के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये चीजें ना इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम समझेंगे तापस मंजुमदार कमेटी, ये क्या है। उसके बाद समझेंगे हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच, कौन एजुकेशन पे स्पेंड कर रहा है और कितना, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है अगर मैं बात करूं तो वो है आपका वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जो हमारी देश की सरकार है एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। एंड द लास्ट है एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, कि एजुकेशन आज भी हमारे देश के लिए चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है हम बात करेंगे। तो मैं आपको साथ के साथ हर एक चीज बताती जाऊंगी कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथ के साथ मेरे बच्चों नोट्स बनाते रहना। सो लेट्स बिगिन। चलिए जी, सो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन मतलब इंसान। ह्यूमन के लिए क्या कैपिटल होगी, एक इंसान की क्या पूंजी होगी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जिनमें नॉलेज है, जिनमें स्किल्स है, जो एक्सपर्ट्स है, जो स्पेशलाइज है अपने काम में, जिनको एक्सपीरियंस है काम का, उनको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन मतलब इंसान। एक इंसान की क्या पूंजी है कि एक इंसान में कितनी नॉलेज है, उसमें कितने स्किल्स है, कितनी एबिलिटीज है ना, कितना एक्सपीरियंस उसको काम में, वो कितना एक्सपर्ट है, कितना स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, कितनी नॉलेज है। ये क्या होता है बेटा ह्यूमन कैपिटल। क्या होता है मेरे बच्चों, ह्यूमन कैपिटल। इजी, तो एक बार डेफिनेशन समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द स्टॉक, ध्यान से समझो, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे देश में कितने स्किल्ड लोग हैं, कितने एक्सपर्टीज लोग हैं, कितने एजुकेटेड, ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने एजुकेटेड, कितने स्किल्ड, ठीक है जी, कितने लोग जिनमें नॉलेज है, ठीक है जी, कितने लोग जिनमें एबिलिटीज है, ठीक है, कितने लोग जो अपने काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस है काम का, जो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश के अंदर कितने स्किल्ड और कितने एक्सपर्टीज है, नेशन मतलब हमारे देश के अंदर कितने स्किल्ड और कितने एक्सपर्ट्स लोग हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे भारत में, हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में कितने स्किल्ड और कितने एक्सपर्टीज लोग हैं। अब एक नंबर के हिसाब से कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है कि फ्लो है। तो ध्यान से समझना, ये स्टॉक है। स्टॉक मतलब जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा। मैंने बोला भारत में इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हम क्या पता एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या है आपके लिए, स्टॉक है, फ्लो नहीं। क्लियर है इतना, यहां तक समझ आया। चले आगे,
चलिए जी आगे चलते बेटा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है मेरे बच्चों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान समझिए, ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने लोग स्किल्ड है, एक्सपर्टीज है अपने काम, एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है जिनमें, है ना, यही हमने बात करी, जो स्पेशलाइज है अपने काम में, ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, ऐड ऑन होना। यानी हमारे भारत में स्किल्ड एक्सपर्टीज लोगों का, है ना, जिनमें नॉलेज है, जिनमें एबिलिटीज है, जो अपने काम एक्सपर्ट्स है, जो स्पेशलाइज है, उन लोगों का बढ़ना, इंक्रीज होना, या फॉर्मेशन मतलब इंक्रीज होना, ऐड ऑन होना। समझ पा रहे हो? यानी इंक्रीज इन द, किसका इंक्रीज होना? स्किल्ड एक्सपर्टीज लोगों का बढ़ना हमारे भारत में, उसको हम क्या कह देते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो मेरे बच्चों 2020 के अंदर का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 2020 के अंदर मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लो हमारे देश में 50 लाख लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। 50 लाख एक रैंडम एग्जांपल दे दिया मैंने कि हमारे देश में 50 लाख लोग जो है पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एक्सपर्टीज है उनमें, एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज अपने काम में, एबिलिटीज है, नॉलेज है उनमें। मैंने उसकी बात करी, ठीक है जी। अब मैं एक साल बाद 2021 का डेटा ले रही हूँ, तो मैंने बात करी कि देश में अब 60 लाख लोग जो है, अगर मैं बात करूँ 60 लाख लोग जो है अब एक्सपर्टीज है, जिनमें नॉलेज है, जिनमें स्किल्स है। अब मैं उसकी बात करूँ तो आप मुझे बताओ, ये है कितने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही, कितने से चेंज आ रहा है, कितने से चेंज आ रहा है, कितने से चेंज आ रहा है? आप कह रहे हो कि मैम 10 लाख से जो है स्किल्ड एक्सपर्टीज लोग बढ़ रहे हैं, 10 लाख से बढ़ रहे हैं, तो ये क्या आपके लिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक्सपर्ट, जो ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल्स है, जो अपने काम में स्पेशलाइज है, उन लोगों का बढ़ना कितने से बढ़ रहा है, कितने से चेंज आ रहा है? आप देख रहे हो 10 लाख से चेंज आ रहा है, 10 लाख से बढ़ गए, जो अच्छी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे देश में स्किल्ड लोग होंगे उतना ही हमारा भारत ग्रो करेगा, उतना ही हमारे देश का जीडीपी ग्रो करेगा, हमारे भारत में उतनी डेवलपमेंट होगी। मानते हो? चलिए जी, तो यही है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग, एडिंग मतलब इंक्रीज होना, एडिंग मतलब इंक्रीज, किस चीज का इंक्रीज होना? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक का बढ़ना। पहले 2020 में 50 लाख लोग थे पढ़े लिखे नौजवान, अगर मैं बात करूं पढ़े लिखे स्किल्ड जिनमें नॉलेज है, यानी ह्यूमन कैपिटल कितनी थी? 50 लाख की। 2021 में कितनी थी? 60 लाख की। तो कितने से चेंज आ रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई? 10 लाख। यानी इंक्रीज होना, किसका इंक्रीज होना? ह्यूमन कैपिटल का इंक्रीज होना ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम के बेसिस पे मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे हम चेंज निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है जी। दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने से इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल में कितने से इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो आपके लिए स्टॉक है, क्योंकि हम इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? आपके लिए फ्लो है, क्योंकि हम इसको एट अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम, ये टाइम डायमेंशन है, टाइम के हिसाब से एट अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने बोला 2020 में 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोग ही है, चेंज नहीं हो रहा, बल्कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है। फ्लो का मतलब बहाव, जो चेंज होता है। तो हम यहाँ पे चेंज की तो बात करिए कि 50 से 60 लाख लोग हैं, यानी 10 लाख से चेंज आ रहा है, चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपके लिए? फ्लो है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो ध्यान से समझ लेना, ह्यूमन कैपिटल क्या है आपके लिए? स्टॉक है, क्योंकि हम इसको एट किसके बेसिस पे मेजर करते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है आपके लिए? फ्लो है। क्यों? क्योंकि इसको हम एट अ किसमें मेजर करते हैं? एट अ पीरियड ऑफ टाइम। किसमें मेजर करते हैं? एट अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। हो जाएगा यहाँ से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान समझिए, अब ये डेफिनेशन तो चलो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों की पढ़ ली। एक ये डेफिनेशन दी हुई है जी एम मेयर के द्वारा, ध्यान से समझिए, सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये।
एक्चुअली क्वेश्चंस आ जाते हैं सीयूटी के लिए, तो मैं आपको इस तरीके से तैयारी करा रही हूँ कि सिर्फ आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, आपको सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से समझिए, तो एक एक चीज़ जो आपको मुझे लगता है कि जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो ध्यान समझिए, डेफिनेशन देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, GM मेयर के द्वारा दी गई है। नाम आ जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, चार जो भी नाम दे देंगे उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा नाम सही है। चलिए, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग या फिर इंक्रीज होना, किस चीज का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन का इंक्रीज होना, जिनके पास स्किल्स है, जो एजुकेटेड है और जिनके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है, वही बात करें, इंक्रीज होना, स्किल्ड, एक्सपर्टीज, नॉलेज जिनके पास है उन लोगों का बढ़ना, यहाँ तक तो मैम कोई अलग बात नहीं। अलग क्या बात है यहाँ पे, विच आर असेंशियल, जो जरूरी है फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो भाई, जितने ज्यादा हमारे देश में लोग स्किल्ड होंगे, नॉलेज होगी, उतना ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जिनमें नॉलेज है, स्किल्ड है, तो हमारे देश के लिए उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना ही हमारा देश क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, यानी इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो वही बात करें, अगर हमारे देश में स्किल्ड, एजुकेटेड और नॉलेज पर्सन बढ़ जाएंगे हमारे देश में, तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी डेवलप करेगी। दूसरा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होगी, पॉलिटिकल राजनीतिक डेवलपमेंट कैसे होगी। देखो सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स में भी स्किल्ड होना, स्किल्स होने बहुत जरूरी है, एक नेता में भी स्किल्स होना जरूरी है। अरे भाई, एक घर को चलाना मुश्किल है, आप वही सोचो पूरे देश को चलाना है, क्या पूरे देश को चलाना आसान है क्या? वही इंसान चला सकता है जिनमें स्किल्स है, जिनमें एबिलिटीज है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनमें नॉलेज है कि क्या क्या पॉलिसीज लानी है जिससे देश ग्रो करे, क्या ऐसा करना है जिससे हमारा देश ग्रो करे। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के लिए भी हमारे देश में स्किल्स का होना जरूरी है। ऐसे इंसान हमारे देश में वो इंसान का होना जरूरी है जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, जिनमें स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है, जिनको जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशलाइज अपने काम में, उन लोगों का बढ़ना जरूरी है हमारे देश के लिए। क्यों बढ़ना जरूरी है? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आए। तो याद रख लेना, अगर आपके पास एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये तो समझ आ ही रहा है कि चलो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है, स्किल, एजुकेटेड, ये बारी बारी वर्ड्स आ रहे हैं जैसे नॉर्मली हम, लेकिन एक लाइन जरूर मेंशन कर दी जिससे इकोनॉमी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो याद रख लेना ये किसने दी, आपकी GM मेयर के द्वारा दी गई है ये लाइन। ठीक है, एम आई क्लियर? चले आगे, सो लेट्स बिगिन। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, फिजिकल कैपिटल क्या होता है और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या है फटाफट से देखिए, फिजिकल कैपिटल क्या होता है और दूसरा क्या आपका फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है। समझते बेटा, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, यानी जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, यानी छू सकते हो, राइट। तो ये क्या आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल ऐसे कैपिटल होते हैं, यानी एक ऐसे इनपुट्स होते हैं जो देश में प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, जिससे देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। फिजिकल कैपिटल मतलब ऐसे इनपुट्स जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ती है। ऐसे इनपुट्स जैसे कौन कौन से, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी, यानी मशीनरी वगैरह होगी, इससे भी प्रोडक्शन बढ़ती है, बिल्डिंग वगैरह, यानी ऐसे इनपुट जिससे हमारे देश में क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। और फिजिकल क्यों बोला, क्योंकि इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। रॉ मटेरियल है, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बिल्डिंग है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीन है, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये फिजिकल है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन मतलब एक इंसान की क्या पूंजी है, एक इंसान की वो पूंजी है जो उसके स्किल्स है, जो उसके एबिलिटीज है, जो उसमें नॉलेज है, जो उसमें ज्ञान है, वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए क्या है, ह्यूमन कैपिटल। क्या आप बताओ, नॉलेज को आप छू सकते हो? नहीं। क्या आप स्किल्स को छू सकते हो? नहीं। क्या एक्सपीरियंस को छू सकते हो? नहीं। क्या वो एक्सपर्ट है किसी काम में, उसको आप छू सकते हो? नहीं, उसको हम छू नहीं सकते। इसको हम छू सकते हैं, फिजिकल बोला गया। फिजिकल मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ऐसे इनपुट जिससे देश की प्रोडक्शन बढ़ रही है, जैसे रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीनें, ये हो गया। ठीक है जी, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट है बेटा आपका फाइनेंशियल कैपिटल। क्या है मेरे बच्चों, फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, इट रेफर्स टू द स्टॉक
या फिर शेयर्स, एक ही बात होती है स्टॉक शेयर, स्टॉक शेयर्स ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के शेयर्स, किसी कंपनी के स्टॉक, यानी एक ही बात है, या डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। जब आप किसी कंपनी के अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, या अगर मैं बात करूं किसी कंपनी के बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल लगाना। फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या, फटाफट से बताओ, जो पैसे से रिलेटेड है। किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, जब उसकी बात करी जाती है तो वो क्या होता है आपके लिए, फाइनेंशियल कैपिटल। क्या होता है आपके लिए, फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ देख, ठीक है, एम आई क्लियर। अब बेटा एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में फर्क क्या? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क है? तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आ जाता है, क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर? आइडेंटिकल का मतलब है क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, क्या ये दोनों सेम है, क्या इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है? तो पहले बता दूं, ये दोनों सेम नहीं है। दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास नॉलेज है, यही होता है ना, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास नॉलेज है, जो जिनके पास एबिलिटीज है किसी काम को करने के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो स्पेशलाइज है, एक्सपीरियंस, ठीक है, जो स्पेशलाइज है अपने काम में, जो एक्सपर्ट्स है अपने काम में, स्पेशलाइज है, एक्सपर्ट्स है जो अपने काम में, वो क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। बारी बारी बात कर चुके, अब तक तो याद होगी, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। यही बात करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश में कितने एक्सपर्ट्स हैं, कितने स्किल्ड लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, यही होता है। ये क्या होता है आपके लिए, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में ये क्वालिटीज तो होना ही, एक ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी, ये चीजें तो होना ही, ये तो होना ही होना, प्लस इसके साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट होना एक ह्यूमन बीइंग में, ओवरऑल डेवलपमेंट होना एक पर्सन में, यानी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज होना, एक्सपीरियंस होना, ये तो होना ही होना, प्लस इसके साथ से ओवरऑल डेवलपमेंट होना, यानी उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना, उसके अंदर एक बात करने का तरीका होना चाहिए। मतलब हर एक चीज, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हर क्षेत्र की जब हम बात कर देते हैं तो वो होता है आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब सिर्फ यही है, ये एक नैरो टर्म है, ये एक नैरो टर्म है, नैरो टर्म। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ये तो होना ही होना, लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होना है ह्यूमन में, एक ओवरऑल हर एक चीज होना, उसमें एक पर्सनालिटी होना, उसमें उसको पता होना चाहिए कि कैसे मुझे अपने आप को कैरी करना है, कैसे बात करना है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना है ह्यूमन में। तो ये क्या है, एक वाइडर टर्म है। ये क्या है बेटा, एक वाइडर टर्म है। क्या है ये बेटा, वाइडर टर्म है। तो ये फर्क है आपका ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बट नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि ये नैरो कंसेप्ट है, नैरो टर्म है, और ये क्या आपके लिए वाइडर टर्म है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू यू बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ठीक है मेरे बच्चों, चले आगे, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। एम आई क्लियर? चलिए जी, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या है आपका, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या बताया था, हमारे देश में स्किल्ड लोगों का होना, एजुकेटेड लोगों का होना, जिनमें स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, जो एक्सपीरियंस है जिनमें, यही बात करी थी, जो अपने काम में स्पेशलाइज है, यही बात करी थी ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज मतलब कि कैसे हमारे देश में स्किल्ड लोग बढ़ते, कैसे बढ़ते, कैसे हमारे भारत में, हमारे देश में स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, एजुकेटेड लोग बढ़ेंगे, ठीक है जी, या जिनमें एबिलिटीज है, जिनमें एक्सपीरियंस है, जो अपने काम में एक्सपर्ट्स है, जो अपने काम में स्पेशलाइज है, कैसे, क्या सोर्स है, कैसे हमारे देश में बढ़ेगा, कैसे इंक्रीज होगा, क्या सोर्सेज है इसके, ठीक है, मतलब ये सोर्सेज की हम बात करें तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर करो एजुकेशन में, पढ़ो लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जितने ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, उतने ज्यादा हमारे देश में स्किल्ड लोग होंगे, जिनमें एबिलिटीज होंगी, स्किल्स होंगी, जिसमें नॉलेज होगी। अब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनमें नॉलेज भी बढ़ेगी,
है ना, सीधी सी बात है। तो पढ़ाओ लिखाओ यार, जितने ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही हमारा देश में वो प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारे देश का उतना जीडीपी भी बढ़ेगा और हमारे देश में उतनी ही डेवलपमेंट आएगी। तो पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओगे लिखाओगे एजुकेट करोगे, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। देखो सीधी सी बात है। तो पढ़ाओ, एजुकेट करो उनको, जितना ज्यादा हमारे देश में एजुकेटेड लोग होंगे उतने ज्यादा हमारे देश में स्किल्ड लोग होंगे, है ना, जिनमें नॉलेज होगी, जिनमें एबिलिटीज होंगी। ठीक है, चाहे माँ बाप के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाओ, चाहे लोन लेना पड़े आपको लेकिन फिर भी पढ़ाओ अपने बच्चों को। मान लिया आज आप खर्चा कर रहे हो, आज आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कर्जा ले रहे हो, लेकिन कल को जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो यार वो आसानी से वो लोन तो बड़ी आसानी से चुका देगा। मानते हो? सीधी सी बात। तो पढ़ाओ लिखाओ, जितने ज्यादा देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ज्यादा देश में हमारे स्किल्ड लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, उतने ज्यादा हमारे देश में एबिलिटीज नॉलेज होगी उतने ज्यादा लोगों में, और जितने ज्यादा नॉलेज जितने ज्यादा स्किल्स होंगे हमारे देश में उतने ज्यादा जो लोग हैं प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज्यादा हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा हमारे देश में उतनी ज्यादा हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगी, और हमारा भारत क्या होगा, डेवलप होगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए जी। तो ये आपका क्या था, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे भी खर्चा करो, हेल्थ पे भी लोगों को अपनी हेल्थ पे भी अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर हम शरीर से स्वस्थ होंगे ना तो ही हमारा दिमाग काम करेगा, और अगर हमारा दिमाग काम करेगा तो हमारे स्किल हमारी नॉलेज काम करेगी, तो ही हम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो ही हम अगर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो ही हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा और हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगी। तो अपनी हेल्थ पे भी, अपनी स्वस्थ मतलब आप स्वस्थ रहोगे तो ही देखो सीधी सी बात है आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। तो अपनी हेल्थ पे भी खर्चा करो। अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखो, है ना, रोज नहाओ, अपने आप को साफ सुथरा रखो, ठीक है जी, और वैक्सीनेशन वगैरह लगाओ ताकि आपको बीमारियां ना हो, तो उस पर खर्चा करो। या अगर आप बीमार हो गए हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने ऊपर खर्चा करो यार, दवाई वगैरह लो, हॉस्पिटल जाओ, अपने ऊपर खर्चा करो। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तो ही हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश में प्रोडक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अपने ऊपर भी, अपनी हेल्थ के ऊपर भी क्या करो, खर्चा करो। स्वस्थ है तो ही दिमाग लगा पाएंगे ना। एक बात बताओ, एक इंसान है जो मंजी पे पड़ा है, बीमार है, क्या वो कुछ कर पाएगा देश के लिए? दिमाग चलेगा उसका? वो तो पड़ा रहेगा सारा दिन। एक इंसान जो स्वस्थ है, हेल्दी है, फिट है, तो वो दिमाग भी दौड़ाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, अपने स्किल्स को यूज करेगा, अपनी नॉलेज को यूज करेगा, देश के लिए कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, देश की जीडीपी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो वही है, एक्सपेंडिचर करो, हेल्थ पे भी, अपनी सेहत पे भी खर्चा करो। तो लिखा भी हुआ है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी मतलब अगर एक शरीर स्वस्थ है तो ही दिमाग भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ है, अगर आप हेल्दी हो तो ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, यानी आप दिमाग को इस्तेमाल कर पाओगे, और अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का मतलब अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर पाओगे, देश के लिए प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, देश की जीडीपी में, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। चलिए फटाफट से आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या है मेरे बच्चों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका मतलब यह है कि जॉब के साथ साथ बच्चों को, यानी अगर मैं बात करूं जॉब के साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग भी दो। बहुत देखो सीधी सी बात है यार, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ के नौकरियां लग गए। स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलती है हमें, जॉब करते वक्त हमें मिलती है। तो स्कूल कॉलेज में सिर्फ आपको थ्योरी ही पता होता है, आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि आपको उसको कैसे अप्लाई करना है। अब बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो आप बस पढ़ रहे हो यार, क्या है, अप्लाई करना कहाँ सीखते हो? जब आप नौकरी करते हो तो आप एक्चुअल में समझते हैं एडवर्टाइजमेंट को कैसे किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या बिजनेस मैनेजमेंट होता है। जब आप जॉब में आते हो तो ही आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो। तो हमें सिर्फ अभी तक थियोरेटिकल नॉलेज है, नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उनको क्या है, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी दो ताकि उनके अंदर स्किल्स बढ़े, ताकि उनमें नॉलेज बढ़े, एबिलिटीज बढ़े, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। और जितना ज्यादा उनमें स्किल्स होंगे उतनी ज्यादा वो कंपनी में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतने देश का जीडीपी बढ़ेगा और देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। तो ये भी एक सोर्स है स्किल्स बढ़ाने का कि ट्रेनिंग दो भाई, उनको ट्रेनिंग दो, क्योंकि स्कूल कॉलेज तक तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनको। तो उनको ट्रेनिंग दो, प्रैक्टिकली सिखाओ हर एक चीज को, ताकि उनके अंदर स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़े, एबिलिटीज बढ़े। क्लियर हो रहा है?
समझ रहे? तो उनको ट्रेनिंग भी दो, और ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, तो उतने ज़्यादा वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा और हमारे देश क्या करेगा, ग्रो और डेवलप करेगा, ग्रोथ होगी हमारे देश में। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, यानी अडल्ट के लिए भी स्टडी प्रोग्राम्स लेके आओ। अडल्ट मतलब बड़े लोग जो है। देखो भाई, बहुत से लोग हैं जो पुराने ज़माने में, अगर मैं बात करूँ, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर आपने भी अपने दादा परदादा या अपने पापा से पूछा होगा तो उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी के सुना होगा, यार हमें तो पढ़ाया नहीं हमारे माँ बाप ने, तुम तो पढ़ लो। तो बहुत से लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनमें एक इच्छा है कि यार मुझे भी पढ़ना, काश मुझे मौका मिला होता है, काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया होता है, यार काश ये जो पढ़ने का सपना है ना, काश मेरा भी पूरा होता। तो उनके लिए भी जो सरकार है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ स्टडी प्रोग्राम्स, कुछ स्कूल, कुछ स्पेशल स्कूल्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, ताकि जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट लोग हैं, जो अपना सपना था जिनका पढ़ने का, वो भी पढ़ पाए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। जो मान लो से बचपन में बस 4th 5th तक पढ़े, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला, तो वो आगे की पढ़ाई कर पाए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ स्कूल्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, ताकि वो भी पढ़ लिख पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे देश में पढ़ लिखेंगे, उतने ज़्यादा देश में हमारे स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हमारे देश में स्किल्ड नॉलेजेबल लोग बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा हमारे देश में स्किल्ड नॉलेजेबल लोग होंगे, उतने ज़्यादा देश में वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी हमारे देश में, उतना देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही हमारा देश क्या करेगा, ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो वही है, सरकार को स्पेशल अडल्ट्स के लिए, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी खोलने चाहिए, ताकि उनके अंदर से स्किल्स डेवलप हो, उनमें भी नॉलेज आए, वो भी पढ़ लिख पाए, उनमें भी एबिलिटीज वगैरह डेवलप हो। और जितने ज़्यादा वो स्किल्ड, जितने ज़्यादा हमारे भारत में स्किल्ड एबल लोग बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा देश का क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा देश की जीडीपी बढ़ेगी, जितनी जीडीपी उतनी ज़्यादा देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमेशा याद रखना, जितनी देश में प्रोडक्शन बढ़ती है उतना ही देश का जीडीपी बढ़ता है, और जितनी देश में जीडीपी बढ़ती है उतना ही हमारा देश क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ग्रोथ होगी हमारे देश में। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, शिफ्ट करना। तो इससे कैसे लोगों की स्किल्स बढ़ती है, तो बड़े ध्यान से समझना। तो माइग्रेट मतलब जो गांवों से लोग हैं उनको भी माइग्रेट करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए टू द अर्बन एरिया, जॉब की तलाश में। देखो आज जरूर खर्चा कर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहां जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो वहां पे रहने सहने का, किराए पे घर लेने पड़ेंगे, बहुत खर्चा मान लिया। लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी और जो खर्चा है वसूल लेंगे ना, मान लो ₹1,00,000 की नौकरी मिल गई, एग्जाम्पल ले रही हूँ, ₹1,00,000 की नौकरी मिल गई और खर्चा है मान लो 20-30 हज़ार का हो गया, तो वसूल लिए गए ना। तो माइग्रेट भी करना चाहिए लोगों को। अब माइग्रेट करेंगे, नई नौकरियों पे जाएंगे, तो उससे उनकी स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, काम धंधे करेंगे तो स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पेशलाइज नॉलेज मिलेगी उनको, तो उससे भी नॉलेज बढ़ेगी माइग्रेशन। दूसरा, माइग्रेट करते हैं जब लोग गांवों से शहरों की तरफ, तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड नॉलेज नहीं, और भी नॉलेज मिलती है यार, दुनियावी नॉलेज भी मिलती है यार। अब दूसरे शहरों में आ रहे हैं तो दूसरे शहरों के रिलीजन के लोगों के बारे में जान पाएंगे। जैसे आप देखते हो दिल्ली में लोग आते हैं नौकरियों की तलाश में, तो हर टाइप के रिलीजन के लोग हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म के लोग हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के बारे में जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, उससे रिलेटेड स्किल्स मिलती है, उनके कल्चर्स के बारे में जान पाते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है एक ह्यूमन की बीइंग, एक ह्यूमन में, एक पर्सन में एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है। सिर्फ जॉब से रिलेटेड नॉलेज नहीं मिलेगी, स्किल्स नहीं बढ़ेंगे, एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी। अब डिफरेंट धर्मों के बारे में जान पाएंगे, उनके रिलीजन के बारे में जान पाएंगे, उनके कल्चर्स के बारे में जान पाएंगे, रहन सहन, खान पीन, हर एक चीज के बारे में जान पाएंगे। एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक दुनियावी नॉलेज भी मिलेगी। सिर्फ स्किल्स, एक किताबी नॉलेज नहीं होता कि पढ़ लिख के सिर्फ स्किल्स बढ़ते हैं, स्किल्स और भी चीजें, दुनियावी नॉलेज भी होती है। हमारे माँ बाप को ले लो, चाहे वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट स्टिल उनमें स्किल्स है, फिर भी उनमें नॉलेज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जरूरी होता, और भी ज्ञान चाहिए होता है। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह नौकरियों की तलाश में, तो नौकरी करते वक्त तो स्किल्स उनके बढ़ते ही बढ़ते हैं, बट और भी चीजें होती है। जब दूसरे शहर में जाते हैं तो दूसरे शहरों के लोगों से मिलते हैं, तो उनके स्किल्स बढ़ते हैं, उनके रिलीजन के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, उनके खान पीन के बारे में जानते हैं, उनके रहन सहन, पहनावा, हर एक चीज के बारे में जान पाते हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है ह्यूमन में। कभी सुना है
बच्चों को अगर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे कॉलेज के लिए अपने छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेते हैं। तो एक सिर्फ स्किल आपकी सिर्फ कॉलेज जाते वक्त पढ़ेंगे वो स्किल्स नहीं, वो तो चलो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट और भी स्किल्स होते हैं। आप रूममेट्स आपकी होती हैं, उनसे शेयर करते हो तो उनसे आपको उन वो कैसे हैं, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आप जान पाते हो। ठीक है, दुनियावी नॉलेज भी आपको मिल पाती है, जो वो भी ज़रूरी है हमारे देश में, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें ज़रूरी है, और भी ज्ञान ज़रूरी है। ठीक है, तो माइग्रेशन से भी आपके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं, आप में नॉलेज डेवलप होती है, आप में एबिलिटीज़ भी डेवलप होती है। एम आई क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट है बेटा आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन पर भी खर्चा करो, इससे भी आपके अंदर स्किल्स बढ़ेंगे, आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी। कैसे? इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि अखबार खरीदी आपने, न्यूज़पेपर खरीदा, खर्चा किया उस पर, लेकिन उस न्यूज़पेपर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगा कि देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज निकाली है, हमारे देश में क्या बदलाव किया जा रहा है, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, या बॉलीवुड से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, या गवर्नमेंट जो कर रही है, जो चेंजेस लेके आ रही है हमारे देश में, उससे रिलेटेड जो है नॉलेज मिलेगी। तो इससे भी आपके अंदर स्किल्स एनहांस होंगे, स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेंगी, एबिलिटीज बढ़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन पर भी खर्चा करो, जिससे आपके अंदर स्किल्स, नॉलेज वगैरह बढ़ती। सिर्फ आप मत खर्चा करो, गवर्नमेंट को भी खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को रैलीज, कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसके अंदर लोगों को वो, ताकि लोगों को वो ज्ञान दे सके, उसमें वो बताए कि हमारे देश की सरकार क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रही है, क्या क्या चेंजेस लेके आ रही है, जो जरूरी है लोगों के लिए, ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, जिससे लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होंगे, नॉलेज, एबिलिटीज़ वगैरह डेवलप होगी कि सरकार क्या चेंजेस लेके आ रही है, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है, जो जानना लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे भी लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह एनहांस होंगे, यानी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पर भी खर्चा करो, सिर्फ आप नहीं, गवर्नमेंट को भी खर्चा करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर स्किल्स एनहांस और नॉलेज बढ़े, एबिलिटीज़ बढ़े। एम आई क्लियर? अच्छे से समझ आ गया होगा, हर एक पॉइंट को बहुत डीपली समझाया है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगी। चलिए जी, सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमारे देश में अगर स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, या फिर ह्यूमन कैपिटल मतलब फॉर्मेशन मतलब बढ़ना, किस चीज का बढ़ना, अगर हमारे देश में स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, नॉलेजेबल लोग बढ़ेंगे, जिनमें एबिलिटीज है वो लोग बढ़ेंगे, तो उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिनमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो लोग बढ़ेंगे, जिनको एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट है अपने काम में, ऐसे लोग अगर हमारे देश में बढ़ेंगे तो उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हमारे देश में क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। देखो सीधी सी बात है, स्किल्ड लोग ज्यादा होंगे, जिनमें नॉलेज है, तो उतना ज्यादा हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अगर देश में लोगों के पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो उनको नौकरियां भी इजीली मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां इजीली मिल जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे हमारे देश में। अगर लोगों को प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर लोगों को काम मिल रहा है, तो उनको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, ऐसे इंसान जो पढ़े लिखे हैं, जो एक्सपर्ट है, जिनमें स्पेशलाइज नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनको तनख्वाहें भी ज्यादा मिलेगी, इनकम भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और देश में क्या होगी, जब लोगों का पैसा ज्यादा होगा तो देश में गरीबी कम होगी, और गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी क्या होगी, कम होगी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है अमीर गरीब का भेदभाव। अगर हमारे देश में लोग बढ़ेंगे यानी स्किल्स बढ़ेंगे, जब उनमें नॉलेज बढ़ेगी तो लोगों के पास काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो गरीबी देश में कम होगी, और गरीबी देश में कम होगी तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी। अमीर तो देखो बहुत अमीर है, सीधी सी बात है, लेकिन जब गरीब लोग भी पढ़ेंगे, स्किल्स उनमें डेवलप होगी, तो उनको नौकरियां मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, जो अमीर गरीब का जो फासला है यहाँ से क्या होगा, कम होगा, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो भी कम होगा, क्योंकि गरीब लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, उनमें स्किल्स बढ़ रही है, तो अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, तो गरीबी कम होगी। सिर्फ खुद की गरीबी नहीं, अपने पूरे खानदान की गरीबी मिटाएगा वो, तो इनइक्वालिटी भी कम होगी, अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो भी हमारे देश में क्या होगा, कम होगा। दूसरा, अगर हमारे देश में स्किल्ड लोग ज्यादा होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, जिनमें एबिलिटीज है, जिनमें नॉलेज है, तो उतनी ज्यादा हमारे देश में इनोवेशंस होंगी, उतनी ज्यादा हमारे देश में इन्वेंशंस होंगी। सीधी सी बात है, उतनी ज्यादा हमारे देश में इन्वेंशंस होंगी, इतनी ज्यादा हमारे देश में क्या होगी, इनोवेशंस होंगी।
ठीक है। और लास्ट क्या है, हमारे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में जितने ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, जिनमें एक्सपीरियंस ऐसे लोग होंगे, तो उतनी ज़्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे देश में ग्रोथ भी आएगी। में प्रोडक्शन बढ़ती है तो देश का जीडीपी बढ़ता है, और जीडीपी बढ़ता है तो देश में ग्रोथ भी आती है, डेवलपमेंट भी आती है। ग्रोथ लाने का मतलब है जीडीपी का बढ़ना, और डेवलपमेंट लाने का मतलब है जीडीपी तो बढ़ना ही बढ़ना, पर प्लस देश में इक्वेलिटी आना, इक्विटी आना, इक्वेलिटी आना, समानता आना, अमीर गरीब के बीच में समानता आना। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इनइक्वेलिटी भी कम हो रही है, तो इनइक्वेलिटी प्रॉब्लम कम हो रही है, यानी देश में इक्विटी आ रही है, इक्वेलिटी आ रही है, तो ये जिससे देश में ग्रोथ भी आएगी और डेवलपमेंट भी आएगी। एम आई क्लियर? आसान है, कुछ भी नहीं, इजी से पॉइंट्स हो जाएगा। यार इजी है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना खुद के, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सोर्सेस पढ़ ली कि ह्यूमन, एक इंसान में स्किल्स कैसे बढ़ेंगे, नॉलेज कैसे बढ़ेगी, उसके क्या क्या सोर्सेज है वो पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे देश में स्किल्ड लोग होंगे तो उससे हमारे देश में क्या फ़ायदा होगा, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की। क्या बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स की, यानी प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी हमारे भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स की अब हम बात करें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। क्या प्रॉब्लम है? राइजिंग पॉपुलेशन, कि हमारे देश में यानी हमारे भारत में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे अब देख रहे कितनी इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो रिसोर्सेज जो है पर पर्सन वो कम होते जा रहे हैं। फूड, शेल्टर, पानी, कपड़े, ये जो रिसोर्सेज है हर पर्सन के हिसाब से क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इस चक्कर में हमारे देश में क्या हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे हमारे देश में गरीबी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है पर पर्सन के हिसाब से क्या मिल रहे हैं, सबको कम मिल रहे हैं। फूड, शेल्टर या पानी और कपड़े या हर चीज ले लो तो वो क्या हो रही है, कम। इससे देश में क्या हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। इससे देश में क्या हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। अब लोग गरीब हो रहे हैं तो इस चक्कर में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गरीबी बढ़ रही है तो देश में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, और इसके चक्कर में अब अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो उनके अंदर जो स्पेशलाइज नॉलेज है, वो स्किल्स है, वो डेवलप नहीं हो पा रहे। तो इसके चक्कर में लैक ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज। तो हम वही बात कर रहे हैं कि हमारे देश में लोगों के पास स्किल्स और नॉलेज क्यों इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि सबसे पहला कारण यह है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इस चक्कर में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी बढ़ रही है तो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो अच्छे स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रहे, अच्छी नॉलेज हमें नहीं मिल पा रही। तो हम वही बात कर रहे हैं कि क्यों देश में लोगों के पास अच्छे स्किल्स, अभी तक क्यों लोगों के पास इतने स्किल्स और नॉलेज क्यों इतनी अच्छे से नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है तो इस चक्कर में गरीबी भी बहुत ज्यादा है हमारे देश में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रेन ड्रेन। बड़े ध्यान से समझना, ब्रेन ड्रेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? खाली ब्रेन ड्रेन पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 से 3 नंबर का। ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन का मतलब है आज हमारे देश में नो डाउट बहुत लोग पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, हर बच्चा, अगर मैं बात करूँ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो जिससे लोगों के अंदर स्किल्स भी डेवलप हो रही है, नॉलेज डेवलप हो रही है, एबिलिटीज डेवलप हो रही है, हर चीज डेवलप हो रही है। लेकिन इतने पढ़ लिख कर भी वो हमारे भारत में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा हमारे देश के पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, लेकिन वो हमारे देश में नहीं रहते, बाहर की कंट्रीज में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाहर की कंट्रीज में उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, सैलरी ज्यादा मिल रही है, इस चक्कर में वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो हमारे देश के लोग इतने पढ़ लिख कर भी हमारे देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हमारे देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बल्कि बाहर जाके बाहर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बाहर की जीडीपी को ग्रो कर रहे हैं, बाहर के देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट ला रहे हैं, ना कि हमारे देश में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि आज हमारे देश में इतने ज्यादा स्किल्ड लोग भी हो गए हैं, नॉलेज भी है हमारे लोगों के पास, बहुत ज्ञान है हमारे लोगों के पास, बट वो लोग हमारे देश में ना रह के बाहर की कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे, बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे और बाहर की कंट्रीज की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे, ना कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे, बाहर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे, ना कि हमारे देश को ग्रोथ लाने में, यानी हमारे देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। समझ आए? दिस इज ब्रेन ड्रेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है बेटा? आज हमारे देश में बहुत लोग पढ़ गए,
हम देख रहे हैं हर गली नुक्कड़ का बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, हमारे देश में बहुत नॉलेज बढ़ रही है, स्किल्स बढ़ रहे हैं, बट फिर भी नौकरियां नहीं उतनी। आज बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, स्किल्स भी है उसमें, नॉलेज भी है, ज्ञान है, एबिलिटीज है, काम करने की एबिलिटीज भी है, आता भी है काम, सब कुछ आता है, बट प्रॉब्लम इज नो जॉब, नौकरियां नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग भी घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं है, क्योंकि भारत में, हमारे देश में नौकरियों की कमी है, और इस चक्कर में जो उनकी स्किल्स है वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए उनकी स्किल्स। पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं मिल रही यार लोगों को, पढ़ लिख कर भी जो वो चाह रहे हैं वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस चक्कर में जो उनकी स्किल्स है वो क्या है, वेस्ट हो। आपने भी देखा होगा पढ़ लिख कर भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो वाली कहानी भी है हमारे देश में, तो वो भी है। सो इवन अ स्किल्ड पर्सन, इवन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें स्किल्स है, जिनमें नॉलेज है, कैनॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही उनको, पढ़ लिख कर भी नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही यार, वो हालत है हमारे देश में तो यार, विच इज सैड रिफ्लेक्शन, जो एक सैड रिफ्लेक्शन है हमारे देश के लिए, एक बुरी हालत है, ये बुरी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किस चीज की, ऑफ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स, कि ह्यूमन पावर और ह्यूमन स्किल्स की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। एक इंसान जितना पढ़ लिख गया, अपने एक स्किल्स डेवलप कर लिया, हर चीज, इतनी नॉलेज भी है उसमें, सब कुछ है, बट स्टिल नौकरियां नहीं है। अब नौकरियां नहीं है, इसका मतलब उसकी जो स्किल्स है, जो उसकी नॉलेज है, सारी क्या होगी, वेस्ट। जो इतनी पढ़ाई लिखाई करी वो क्या है, वेस्ट। समझ रहे हो, वो लिखानी भी हमारे देश में। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या है बेटा, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आज भी हमारे देश में जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग दो यार, क्यों, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल कॉलेज से निकल के आया है जहां पे सिर्फ उसको थियोरेटिकल नॉलेज मिली है, प्रैक्टिकली उसको कुछ नहीं आता, उसको नहीं पता कैसे उसको अप्लाई करना है। उसने बिजनेस स्टडीज पढ़ ली है, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे बिजनेस चलाना है वो नहीं आता। उसने अकाउंटेंसी पढ़ ली है, हाँ उसको पता है डेबिट क्या है, क्रेडिट है, बट एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो नहीं आता। उसको सिर्फ किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। इस चक्कर में ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अब पता क्या सोचते हैं नौकरी वाले, प्लेसमेंट कर ली कॉलेज से, अरे उसको काम दो वो कर लेगा। अरे कैसे काम कर लेगा, उसको नहीं आता, वो सिर्फ बस पास हो गया, स्कूल में कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करी उसने, बस क्या था, पॉइंटों पे पास हो गया, ठीक है नौकरी लगी या जो भी ले लो, उसको आता नहीं है। सिर्फ अगर आता है तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उसको। तो ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही जिससे उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, जिसमें उसकी एक अच्छी नॉलेज डेवलप नहीं हो रही। उसको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो नहीं आता उसे, जो उसको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया, जो वो जॉब में आके सीखता है, जिसमें उसको ट्रेनिंग दो, 4-5 महीने की, 6 महीने की उसको ट्रेनिंग दो, उसको काम सिखाओ कि कैसे काम करना है, ताकि उसकी स्किल्स बढ़े, ताकि उसकी नॉलेज बढ़े। तो वही है इनसफिशिएंट। हमारे देश में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कंपनी वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आता है, बस उसको काम थोपे जाते और वह फिर अच्छे से काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, अच्छे से प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। वो फिर कहते हैं उसको, देखो सीधी सी बात है, तो उनको ट्रेनिंग दो तो ही स्किल्स बढ़ेंगे ना। स्कूल कॉलेजेस में उसको इतना नहीं सिखाया गया, उसको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दी गई, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना उसको नहीं आता। चलिए जी, सबसे लास्ट पॉइंट, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब है हमारे देश में जो स्कूलों की हालत है या कॉलेजेस की हालत है, बिल्कुल लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करते, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है उस पे फोकस ही नहीं करते। आपने अकाउंट सिखा तो दिया, सब कुछ डेबिट क्रेडिट, बट वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज में, प्रैक्टिकली अकाउंट्स ये नहीं होता। आज के जमाने में खाते हाथ से नहीं बनाए जाते, कंप्यूटराइज होते हैं। आज के जमाने में जो खाते हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं, उनको टैली सिखाओ, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दो यार। लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे जो कॉलेजेस है उनमें क्या, थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाया जाता काम। इस चक्कर में उनके जो स्किल्स जो एनहांस होने चाहिए, जो नॉलेज उनमें बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है। उनको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड उनको सिर्फ थ्योरी के बारे में पता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में एक बिजनेस कैसे चलाना है, प्रैक्टिकली उनको ज्ञान नहीं दिया जाता। ठीक है। दूसरा, हमारे देश में जो कॉलेजेस है वो डिग्री ओरिएंटेड है, सिर्फ कॉलेज वालों को भी बस डिग्री दे, उनको पैसे से मतलब है, डोनेशन ले भाई डिग्री दे देंगे,
और लोग बच्चों को भी सिर्फ डिग्री से मतलब, अरे ठीक है यार डिग्री मिल गई ना यार, बस पास ही तो होना था, बस पास ही तो होना था। सारा साल कॉलेज गए नहीं, बस इतनी अटेंडेंस लिए कि बस पेपर में बैठ पाए, बंक कर लेते थे। कहाँ से स्किल्स बढ़ेंगे? क्लासेस अटेंड करते नहीं है कुछ बच्चे, कहाँ से स्किल्स बढ़ेंगे, कहाँ से नॉलेज मिलेगी उनको? बस पास हो गए। क्या पास होने से स्किल्स बढ़ रही है क्या उनकी? क्या उनको नॉलेज मिल रही है क्या? ये तो हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की आज। सिर्फ डिग्री पे फोकस है, बच्चों को भी बस ये चाहिए, बस मेरे को डिग्री मिल गई यार, अरे मेरे पास बीकॉम की डिग्री होगी यार, मेरे पास एमकॉम की भी डिग्री होगी। सिर्फ डिग्री लेने से स्किल्स नहीं बढ़ती, या डिग्री लेने से नॉलेज नहीं बढ़ रही आपकी। वो तो बच्चा पास हो गया बस पॉइंटों में, तो वो तो चेप के भी, कहीं से चीटिंग करके भी हो गया भाई पास, बट क्या उसमें स्किल्स बढ़ रहे हैं? क्या उसमें नॉलेज बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। तो ये प्रॉब्लम है, डिग्री ओरिएंटेड है। कॉलेज वालों को भी सिर्फ डिग्री देने से मतलब है और पैसे कमाने से मतलब है, बच्चों को सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है। अरे भाई कॉलेज वालों को जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, जॉब देनी चाहिए बच्चों को। उनका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे कॉलेज में जितने बच्चे हैं लगभग सब बच्चों के पास नौकरी होनी चाहिए लास्ट ईयर में। ये उनका ऑब्जेक्टिव। ज्यादा वो प्लेसमेंट बुलाए, ज्यादा वो कंपनियों को अपने कॉलेज में बुलाए, ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट हो जाए, ज्यादा बच्चे नौकरियां करें। जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए उनका ऑब्जेक्टिव, कि बच्चों को जॉब मिले, उससे रिलेटेड उनको पढ़ाई कराई जाए ताकि जो उनको जॉब लेते वक्त आसानी हो। बट क्या है, सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया जाता। इस चक्कर में बेचारा नौकरी भी नहीं अच्छे से कर पाता, जॉब लेने में उसको मुश्किल आती है। तो फोकस किया जाना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, सिर्फ डिग्री नहीं इंपॉर्टेंट, नॉलेज, उनकी नॉलेज बढ़ाओ, ऐसे इस तरीके से पढ़ाओ कि उनमें नॉलेज बढ़े, स्किल्स बढ़े। जॉब ओरिएंटेड उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नौकरियां दो भाई हर बच्चे को, ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। समझ रहे? तो वही है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारे देश की जो स्कूल कॉलेजेस है उनकी हालत भी, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे देश का, वो बहुत ज्यादा आज भी बहुत ज्यादा पुअर है। सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है। सो वही सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गए। सिर्फ बच्चों को डिग्री लेने से मतलब है, और अगर मैं बात करूं कॉलेज वाले को पैसे लेकर डिग्री देने से मतलब है बच्चों से, उनको उनके बच्चों के फ्यूचर से मतलब नहीं, बस पैसा कमाना है यार, सिर्फ पैसा। मनी माइंडेड हो गया ये एजुकेशन सिस्टम भी आज के जमाने में, मनी माइंडेड हो गया, बस पैसा कमाना है यार, वो हालत हो गई है। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है वो, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चों को नौकरियां मिले। चलिए जी, तो यही बात कर रहे हैं। चलिए जब आगे चलते बेटा, फटाफट से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि आज जो हमारे देश में एजुकेशन है वो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना है ह्यूमन में, तो उसके लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशन का मतलब क्या? एजुकेशन का मतलब पढ़ाना लिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि एक बच्चे में स्किल्स डेवलप हो, उनमें नॉलेज डेवलप हो, उसको हम कहते हैं एजुकेशन। पढ़ाना लिखाना सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना, ताकि एक बच्चे में स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़े। समझ रहे? वो क्या होता है? एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस। एजुकेशन क्या होता है? टीचिंग, ट्रेनिंग, पढ़ाना, ट्रेनिंग करना, सिखाना उनको, लर्निंग, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस में। क्यों? ताकि उस बच्चे के अंदर नॉलेज बढ़े और क्या डेवलप हो? स्किल्स डेवलप हो। ठीक है इतना? एम आई क्लियर? अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है? इंपॉर्टेंस क्या एजुकेशन की और क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों पढ़ाना लिखाना चाहिए बच्चों को? क्यों जरूरी है एजुकेशन हमारे देश में? क्या फायदा है एजुकेशन से? अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा हमारे देश को? एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल नागरिक डेवलप होंगे, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एक देश के जिम्मेवार नागरिक बन पाएंगे, देश की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही कर पाएंगे, सीधी सी बात। चलिए नेक्स्ट, डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितने ज्यादा हमारे देश में पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, तो साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी? देखो सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी और साइंस का मतलब क्या है? जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी ज्यादा हमारे देश में इनोवेशन होंगी, इन्वेंशन होंगी। साइंस डेवलप होगी हमारी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उतनी ज्यादा देश में इनोवेशन होंगी। टेक्नोलॉजी का मतलब है इनोवेशन होंगी, इन्वेंशन होंगी हमारे देश में। नेक्स्ट,
एक्सपेंस मतलब बढ़ना, किस चीज का बढ़ना, मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। मेंटल हॉरिजन का मतलब है एक मेंटल डेवलपमेंट भी होगी। अगर एक इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो मेंटल डेवलपमेंट होगी। मेंटल मतलब स्किल्स डेवलप होंगे, उसकी नॉलेज डेवलप होगी, यानी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी। दिमाग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, दिमाग से रिलेटेड डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये तो सिंपल सी बात है, देखो सीधी सी बात है, अगर एक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, हमारे देश में जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा, देखो सीधी सी बात है, उतनी ज्यादा देश में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो हमारे देश में ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। और नेक्स्ट क्या है, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी, एक ओवरऑल एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगी। देखो सीधी सी बात है, एक साइड में लेती हूँ वो इंसान जो पढ़ा है, पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा है तो उसकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि वो सुंदर है, पर्सनालिटी मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी मतलब कि कैसे उसने अपने आप को कैरी किया हुआ है, उसका पहनावा, अपने आप को कैसे कैरी किया हुआ, कैसे वो बात कर रहा है, तमीज से बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। आप खुद सोचो, एक तरफ वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, एक तरफ वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बात करने का तरीका, उसका रहन सहन और उसका जो पढ़ा लिखा है उसमें कितना फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, मानते हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तू तड़ाक में बात करेगा, उसको तमीज नहीं होगी, उसको कैसे सामने वाले से बात करनी। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसमें अक्ल है, उसको नॉलेज है भाई, उसमें एटिकेट्स हैं कि उसको कैसे बात करनी है, रिस्पेक्टफुली आप करके उसको बात करनी है, इवन बच्चों से उनको कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, उनको एक एटिकेट्स है, उसको पता है मुझे अपने आप को कैसे कैरी करना है, मुझे कैसे बात करनी है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ह्यूमन में, एजुकेशन से एक ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलप होती है। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ जो इंसान पढ़ा लिखा है, एक तरफ जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा है। तो पर्सनालिटी का मतलब नहीं कि पर्सनालिटी मतलब सिर्फ खूबसूरती से रिलेटेड नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब है कैसे वो अपने आप को कैरी कर रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, ये होती है पर्सनालिटी, एक ओवरऑल पर्सनालिटी के इंसान की, ठीक है जी। सो डेवलप द ह्यूमन पर्सनालिटी, जो अगर एक इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो एक ह्यूमन पर्सनालिटी भी क्या होगी, डेवलप होगी। चलिए आगे, चलिए जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। कह रहा है जो एजुकेशन है और लिटरेसी है वो सेम नहीं है। नॉट का मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम, जो सेम नहीं है। एजुकेशन और अगर मैं बात करूं, एजुकेशन और लिटरेसी दोनों सेम नहीं है। व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज लिटरेसी? एजुकेशन और लिटरेसी क्या होती है, आप खुद बताओ, क्या होती है लिटरेसी? बताइए, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेट मतलब ऐसे लोग जो रीड एंड राइट कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर हमने देखा होगा हमारे जो दादाजी हो गया कोई भी लोग, वो लिटरेट है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने कोई स्कूल वगैरह नहीं किया, बट लिटरेट का मतलब वो अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं, उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई वो कॉलेज वगैरह नहीं किया बट इतना पढ़ लेते हैं कि अखबार पढ़ लेते, रीड कर लेते, राइट मतलब अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेते, वो होते हैं लिटरेट लोग, जो रीड एंड राइट कर सकते हैं। एजुकेट का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ाई करी है, प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, कॉलेज वगैरह गए हैं, जो जिन्होंने पढ़ाई वगैरह करी, वो कहते हैं एजुकेट लोग। तो एजुकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है, लिटरेसी एक बहुत ही ज्यादा नैरो कंसेप्ट है। लिटरेसी मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ रीड और राइट कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। सो एजुकेशन बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है लिटरेसी से, सिंपल सी बात है। लिटरेसी का मतलब क्या है सर? एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ऐसे इंसान जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, अपना साइन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। एजुकेशन का मतलब क्या? एजुकेशन का मतलब जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन करी है यानी फर्स्ट टू 8th क्लास, सेकेंडरी एजुकेशन 9th 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 11th 12th क्लास हो गया, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज वगैरह गए, वहां पढ़ाई करी उन्होंने, वो क्या एजुकेटेड लोग, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द एजुकेटेड पर्सन आर लिटरेट। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह किए वो लिटरेट तो है, ऑब्वियसली पढ़ लिख तो सकते ही हैं, वो तो लिटरेट है। लेकिन सारे के सारे लिटरेट लोग, सारे के सारे लिटरेट लोग जो सिर्फ रीड एंड राइट कर सकते हैं वो एजुकेटेड नहीं है। वो उनमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, बस वो ये है कि हाँ वो रीड और राइट कर सकते हैं, अपना अखबार है तो वो थोड़ा पढ़ लेंगे, रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर लेते हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, दे आर जस्ट लिटरेट। समझ रहे हो? तो वही बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन और लिटरेसी है वो सेम नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। एजुकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है, लिटरेसी एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, ठीक है जी। एम ए क्लियर? अच्छे से समझ आए? तो ये आपका टॉपिक था। अब आगे चलते हैं बेटा, नीड फॉर, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, कि हमारे देश में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट को क्यों आना
चाहिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए? गवर्नमेंट को क्यों एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह, सरकारी स्कूल्स वगैरह खोलने चाहिए? क्यों गवर्नमेंट को आना चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल वगैरह खोलने चाहिए और उनको फ्री में एजुकेशन, फ्री में इलाज देना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट को आना चाहिए हमारे देश में? क्यों प्राइवेट सेक्टर पे का कंट्रोल ना होकर गवर्नमेंट को आना चाहिए? गवर्नमेंट को मेन कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ के लिए। तो अब बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद द वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर। ये जो अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। यार भाई सीधी सी बात है, स्कूल, सरकारी स्कूल खोलेंगे तो सरकारी टीचरों के खर्चा, मिड डे मील हो गया, किताबें देना, मुफ्त में पढ़ाना, लैब्स खोलना, स्मार्ट, मतलब कितना खर्चा होता है यार, कितना खर्चा होता है। हेल्थ सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स खोलना, मशीनें वगैरह लगवाना, बेड वगैरह लगाना, डॉक्टर्स वगैरह को अपॉइंट करना, उनकी सैलरी देना, कितना खर्चा, बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा होता है। इसलिए वो गवर्नमेंट ही उठा पाती है इतना खर्चा। तो गवर्नमेंट को आना जरूरी है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इतना खर्चा होता है। Next, it is difficult to expect private investors to invest as in education and health sector, as their main objective will only to recover the huge cost through higher prices of these services। देखो सीधी सी बात है, हम प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते एजुकेशन और हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड होगे तो प्राइवेट सेक्टर का तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिर्फ प्रॉफिट कमाना। वो तो ठीक है, महंगी महंगी पढ़ाइयाँ कर देगा, हेल्थ, मतलब अगर आपने देखा होगा हमारे देश में कितने महंगे महंगे हॉस्पिटल्स भी हैं, कितने महंगे महंगे स्कूल्स भी हैं, तो कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं? क्या देश में जितने भी लोग हैं सब अफोर्ड कर लेंगे? क्या गरीब लोग भी अफोर्ड कर लेंगे? नहीं, अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को आना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना है, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, लोगों को फ्री में इलाज देना। उनको ऑब्जेक्टिव देश में सोशल वेलफेयर करना होगा, ना कि प्रॉफिट कमाना होगा। लेकिन जो प्राइवेट अगर इन्वेस्टर्स पे हम डिपेंड हो गए, जिनका काम सिर्फ एजुकेशन के थ्रू पैसा कमाना है, एजुकेशन देके पैसा कमाना है, हेल्थ सर्विसेज यानी हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल से पैसा कमाना है, तो वो सिर्फ बहुत ज्यादा प्राइस रख लेंगे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना होगा। तो इसलिए डिफिकल्ट, इसलिए हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ के लिए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ पे हम प्राइवेट लोगों पे यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है? अपने खर्चे वसूल करना और ज्यादा प्राइस लगाना, अपनी सर्विसेज देके ज्यादा प्राइस कमाना, ज्यादा प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा कमाना ही होगा। ठीक है, पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। इसलिए देखो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा हाई प्राइस रख देगा, एजुकेशन, स्कूल इतने महंगे होंगे, हॉस्पिटल्स का खर्चा इतना महंगा होगा, जो गरीब लोग जो है हमारे देश में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को आना चाहिए, गवर्नमेंट जो है स्कूल्स खोलेगा, फ्री में बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, फ्री में लोगों का इलाज होगा, या बहुत ही कम पैसे में जो लोगों का इलाज होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा, हमारा देश पीपल इन पुअर कंट्री मतलब जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बहुत गरीबी, उस देश में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या? इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ दीज सर्विसेज, ठीक है, आर अनअवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज which leads to exploitative behavior of private service provider। समझाती हूँ, टेंशन मतलब मैं क्या बोल रही हूँ समझाती हूँ। देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में हम जैसे लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि हेल्थ सेक्टर का, मैं हॉस्पिटल्स का एग्जांपल लेती हूँ, कि उस जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर्विसेज की, और कितना प्राइस होना चाहिए उस सर्विसेज का। हम जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो इस चक्कर में जो प्राइवेट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्राइस रख लेते हैं उस सर्विसेज का, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज, जो हेल्थ सेक्टर से सर्विसेज या एजुकेशन जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही कम दाम में या फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को आना ज़रूरी है। तो वही बात करें, इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी हम जैसे लोग ऑफ दीज सर्विसेज, हम जैसे लोगों को अनअवेयर है हम इस सर्विसेज के बारे में, हमें नहीं पता कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस सर्विसेज की और कितना खर्चा होता है इस सर्विसेज के, और इसी वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि हमें नहीं पता किसके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर
प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं अपनी सर्विसेज देके। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या है, फटाफट से देखिए, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर इज कंसीडर एज ए राइट ऑफ सिटीजन। हर नागरिक का हक है एक बेसिक एजुकेशन और एक हेल्थ सर्विसेज जो है एक हर नागरिक का क्या है, हक है। ठीक है, द गवर्नमेंट नीड टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एट लीस्ट फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा चार्ज करता है एजुकेशन देने पर, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे, जो हर गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और इस चक्कर में वो वंचित रह जाते हैं उससे। इसलिए गवर्नमेंट को आना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन, जो शिक्षा है और जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है उनका, उस पर हर सिटीजन का राइट है यार। तो इसलिए गवर्नमेंट को फ्री कॉस्ट पे एजुकेशन देनी चाहिए, फ्री में उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, फ्री में उनको हेल्थ फैसिलिटीज देनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पे गरीब इंसान अपना इलाज करा सकता हो। इसलिए गवर्नमेंट को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षा और एक हेल्थ जो है उस पर हर इंसान का एक राइट है, एक अधिकार है। इसलिए गवर्नमेंट को बैकवर्ड, स्पेशली गरीब लोगों को जो है बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड करनी चाहिए ये सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। एम ए क्लियर? चले आगे बच्चे, चलिए जी, इजी था, नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बेटा, आपके एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर्स थोड़े अच्छे से ध्यान रखना, कब आया था ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना, साथ के साथ नोट्स बनाना। चलिए जी, सबसे पहले है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या? राइट टू एजुकेशन मतलब क्या? हर बच्चे का अधिकार है एक शिक्षा पे, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी कर दी। एक तो मुफ्त में दे रही है एजुकेशन और कंपल्सरी कर दी कि जरूर कंपल्सरी है क्या, एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चों के लिए फ्री कर दी और कंपल्सरी एजुकेशन कर दी इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी और कंपल्सरी कर दी कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है, यानी फर्स्ट टू 8th क्लास, जो 8th क्लास तक के बच्चे, उनके लिए एजुकेशन कंपल्सरी है कि उनको फर्स्ट टू 8 तक तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है, हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है जी, एम आई क्लियर? क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्या है आपका, तापस मजुमदार कमेटी। व्हाट इज तापस मंजूमदार कमेटी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझिए। तो ये कमेटी को जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। सो दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, हमारे देश की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। कब किया था, याद रख लेना ईयर, कब किया था, 1999 में किया था। कब किया था? तापस मंजूमदार कमेटी कब आई थी? 1999 में आई थी, याद रख लेना। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या एस्टिमेट किया था इस कमेटी ने? इस कमेटी ने ये एस्टिमेट किया था, विच एस्टिमेट्स दैट the government would need to incur an expenditure of rupees 1.37 lakh crores over a period of 10 years। इसने एस्टिमेट ये किया था कि हमारे देश की सरकार को इन 10 सालों के अंदर कम से कम 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे। 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, कौन से 10 साल के अंदर? लगभग 1998 से लेके 2007 तक उनको इतना खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द एजुकेशन कवर। अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर गवर्नमेंट, हम बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को सबको कवर करना चाहती थी अंडर द एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहती है, तो उनको इन 10 सालों के अंदर, कौन से 10 साल, 1998 से लेकर 2000 साल तक, 2007 तक कम से कम 1.37 लाख करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे। देखो सीधी सी बात है, अगर सबको एजुकेशन के अंडर कवर करना चाह रही है, कंपल्सरी उनके लिए करना चाह रही है एजुकेशन, तो उतने ज्यादा स्कूल्स खुलेंगे तो कितने खर्चे होंगे। मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है, मुफ्त में किताबें भी दी जाती है ना, उनके लिए कितने टीचर्स अपॉइंट किया जाएंगे, उनकी सैलरी वगैरह देंगे, कितने स्कूल्स खुलेंगे, तो कितना खर्चा है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सारे के सारे बच्चों को कवर करना चाहती है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को इन 10 सालों के अंदर कम से कम इतना खर्चा तो करना पड़ेगा।
इस कमेटी ने क्या किया था, एस्टिमेट किया था 1999 में। ये कमेटी 1999 में आई थी कि लगभग उनको यहाँ से लेके यहाँ तक खर्चा करना पड़ेगा। एम आई क्लियर, समझ आए? तो तभी तो देखो ये 2007 तक चला था, तभी तो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा, तो ही गवर्नमेंट 2009 में एक एक्ट लेके आ पाई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें उन्होंने एक्चुअल में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये कमेटी आई, कमेटी ने ही रिकमेंड किया कि आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने किया होगा खर्चा, तो ही तो ये ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का वो पूरा हो पाया। 2009 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। एम आई क्लियर, अच्छे समझ आए यहाँ तक? ठीक है, इसने एस्टिमेट किया था इस कमेटी ने, यहाँ तक ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, नेक्स्ट बड़े ध्यान समझिए, एजुकेशन कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए, कि एजुकेशन कमीशन कब आया था, क्या रिकमेंड किया था एजुकेशन कमीशन ने, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था एजुकेशन कमीशन, तो बड़े ध्यान समझ लीजिए। चलिए जी, तो एजुकेशन कमीशन आया कब तक, ठीक है जी, एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1964 से 1966 के अंदर आया था, ये 2 साल तक अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन कमीशन आया कब था, 1964 से 66 तक रहा था ये। इसने क्या रिकमेंड किया था, एक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही ये कमीशन अगर मैं बात करूं बनाया गया था, तो इसने क्या रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को ये बोला था कि जितनी देश की जीडीपी है, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, इसने रिकमेंड किया था that to make a noticeable growth in education achievement, अगर गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में एक नोटिसेबल ग्रोथ चाहती है, जिसको नोटिस किया जाए, काफी ग्रोथ चाहती है, तो गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ेगा, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट स्पेंड अराउंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन, यानी जीडीपी का 6% जो है गवर्नमेंट को, जो है जितनी भी देश की जीडीपी है ना, उसका 6% जो है गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पे। अगर देश की सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, तो उनको कम से कम जितनी भी जीडीपी है देश की, उसका 6% जो है एजुकेशन पे स्पेंड करना पड़ेगा। इस कमीशन ने क्या किया था, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, एडवाइस की थी कि भाई आपको कम से कम 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप एजुकेशन सेक्टर में एक नोटिसेबल ग्रोथ लाना चाहते हो। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, ये तो रिकमेंड किया, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया अब हम बात करते हैं। लेकिन कंपेयर टू द रिकमेंडेड लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर मैं कंपेयर करूं जो रिकमेंडेड लेवल ऑफ एजुकेशन से, रिकमेंड क्या किया था कि जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए इन द रीसेंट ईयर्स। लेकिन आज की बात करूं तो अगर कंपेयर किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग a little over 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। लेकिन मैं अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे देश की सरकार जो है वो सिर्फ 4 से 5% ही जीडीपी पे, 4 से 5% ही जीडीपी का जो है स्पेंड कर रही है। रिकमेंडेशन क्या दी कि जीडीपी का 6% जो है कम से कम स्पेंड करना होगा अगर गवर्नमेंट जो है देश में एजुकेशन सेक्टर में एक नोटिसेबल ग्रोथ लाना चाहती है। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है, जीडीपी का सिर्फ 4 से 5% ही खर्चा हो रहा है। और यही कारण है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो डिजायर रिजल्ट है उसमें इतना गैप है। डिजायर जो चाहती थी ना इतनी ग्रोथ लाना, बट एक्चुअल में ग्रोथ जो है वो कम आ रही है क्योंकि खर्चा गवर्नमेंट कम कर रही है। देखो गवर्नमेंट, इस कमेटी ने, इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि आप 6% जीडीपी का खर्चा करो, जीडीपी का 6% खर्चा करो ताकि आपको इतनी नोटिसेबल ग्रोथ मिले। बट एक्चुअल में खर्चा क्या करिए, सिर्फ 4 से 5। तो इसलिए जो एक्चुअल ग्रोथ है एजुकेशन में वो कम हो रही है। जो डिजायर थी वो ऑब्वियसली, वो जो चाहती थी गवर्नमेंट वो ज्यादा है, बट जो एक्चुअल में अचीव कर रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और यही कारण है, दिस लीड्स टू द गैप बिटवीन व्हाट इज डिजायर्ड, जो गवर्नमेंट चाहती थी ग्रोथ लाना, एंड व्हाट इज एक्चुअल अचीव, जो एक्चुअल में अचीव किया, उन दोनों के बीच में इतना गैप है। क्लियर है? क्योंकि रिकमेंड ये किया था कि जीडीपी का 6% करो ताकि नोटिसेबल ग्रोथ है, बट एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो खर्च कितना कर रही है, सिर्फ लिटिल ओवर 4% ऑफ जीडीपी, मतलब सिर्फ 4 से 5% ही खर्चा कर रही है। और यही कारण है कि जो डिजायर्ड है वो ज्यादा है, बट जो एक्चुअल में अचीव की, जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई ना एजुकेशन सेक्टर पे, वो कम हुई। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है आपका, एजुकेशन फाइनेंस। मतलब इसका मतलब है हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। हमारे देश में एजुकेशन पे कौन खर्च रहा है और कितना खर्च रहा है। हमारे देश में एजुकेशन पे कितना खर्च किया जा रहा है और कौन खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट कर लेके हमारे देश में कौन खर्च रहा है और कितना खर्च रहा है, हम उसकी बात करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करती हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब अगर मैं बात करूँ हर देश की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, यूपी गवर्नमेंट होगी, ठीक, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट,
ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कहते हैं जिसमें सारी स्टेट्स आ जाती है, एक सेंट्रल लेवल की, जैसे कि मोदी सरकार होगी वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट की है, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, ये क्या है, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें कि हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, तो कितना खर्चा कर रही है, अ स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिटवीन 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी टोटल बजट है उसका वो कितना खर्च कर रही है, 10 से लेके 30% तक वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। 10 से लेके 30% तक वो जो है खर्च कर रही है, किस पे, एजुकेशन पे वो खर्च कर रही है। जितना भी जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है उसका वो 10 से 30% तक जो है वो खर्चा कर रही है, किस पे खर्चा कर रही है, एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में। हरियाणा गवर्नमेंट का एग्जांपल लूँ मैं अगर, तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो जितना भी उसका बजट है उसका 10 से 30% जो है हरियाणा में स्कूल्स वगैरह पे या एजुकेशन पे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर पे कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब आगे बात करें स्टेट गवर्नमेंट का बजट कितना होता है। द स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया। बड़े ध्यान समझो, इसका मतलब क्या है, हमारे देश में जो सेंट्रल लेवल की बात करूं तो जो भी टोटल खर्चा, टोटल जो बजट है ना सिर्फ एजुकेशन पे, जो टोटल बजट है एजुकेशन का जो बजट है पूरे देश की बात करी जा रही है, पूरे देश में जो सेंट्रल की बात करी जा रही है, पूरे देश में जो एजुकेशन पे जितना भी बजट है उसका 74% जो है स्टेट गवर्नमेंट का टोटल बजट होता है। ध्यान समझो, एजुकेशन पे पूरे भारत में जितना भी एजुकेशन के लिए बजट निकाला जाता है कि इतना एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है, तो जितना बजट है उसका 74% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, बजट होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट का ये बजट है, स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है एजुकेशन में, 10 से 30% जो है वो खर्चा करती है एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। क्लियर हो गया, समझ आया पॉइंट। आप खाली ऊपर वाला लाइन भी लिख दोगे ना इतना तो अभी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है नीचे वाला, सिंपल ऊपर वाला भी कर दोगे कि हमारे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जितना भी बजट है उसका वो 10 से 30% खर्चा करती है एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ लाने में। ठीक है जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है 45,000 करोड़ एनुअली। हर साल वो एजुकेशन पे, एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ लाने के लिए, एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च करती है एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ लाने के लिए। और वो कितना है, नियरली 3% ऑफ द टोटल एनुअल बजट। जितना भी टोटल बजट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका 3% जो है वो खर्चा कर रही है, 3% मिला के यानी 45,000 करोड़ आता है हर साल, वो इतना खर्चा कर रही है। यानी जितना भी टोटल बजट है उसका 3% जो है वो खर्च कर रही है, जो 45,000 करोड़ बनता है वो खर्चा कर रही है एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार की बात करेगी, मोदी सरकार की बात करेगी। एम आई क्लियर? तो आप अगर कैलकुलेट करके भी देख लेना कितना बजट टिकला गवर्नमेंट का। ठीक है, आगे पीछे कर लेना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन कितना खर्चा कर रहा है एजुकेशन पे। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, पेरेंट्स कितना खर्चा करते हैं एजुकेशन पे। ठीक है जी, वो हम उसकी बात करें तो अगर मैं बात करूं टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों आ रही है, स्टेट और सेंट्रल दोनों आ रही है, तो जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे उसका 80-90% जो है वो हमारे देश की सरकार करती है। सरकार में दोनों सरकार रह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में एजुकेशन, जितना भी एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है उसका 80 से 90% तो देश की सरकार कर रही है। दूसरा, पेरेंट्स जो है फीस के द्वारा अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, तो वो 4 से 5% जो है अपनी इनकम का 4 से 5% जो है वो खर्चा कर रहे हैं बच्चों की फीस वगैरह पे। प्राइवेट ट्रस्ट मतलब एनजीओ वगैरह हो गए, है ना, एनजीओ वगैरह हो गए, वो कितना खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे, 7% खर्चा कर रहे हैं। एंड एंडोमेंट्स के द्वारा कितना खर्चा किया जाए, एंडोमेंट्स मतलब जो डोनेशंस के थ्रू पैसा आया हुआ है। बहुत लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं। हिंदी मीडियम मूवी देखी हो तो लास्ट में जो इमरान खान है ना, उनका नेम जो भी है, उन्होंने याद हो डोनेट किया था, सरकारी स्कूल और डेवलप हो, उनको पेंट वगैरह हो, बच्चों को अच्छे डेस्क मिले, किताबें मिले, तो डोनेशन के थ्रू भी पैसा आता है। तो डोनेशन के थ्रू कितना खर्चा किया जाता है, 3% जो है खर्चा किया जाता है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि टोटल अगर हमारे देश में जितना भी टोटल खर्चा और एजुकेशन पे उसका 80 से 90 जो है गवर्नमेंट कर रही है,
4 से 5% जो है पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट ट्रस्ट मतलब अगर मैं बात करूं एनजीओ वगैरह के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, 7% खर्चा किया जा रहा है। और बाकी अगर मैं बात करूं एंडोमेंट मतलब डोनेशन के द्वारा कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा किया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो 3% जो है खर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ से इजिली हम कंक्लूड कर पाते हैं कि जो बल्क स्पेंडिंग है वो कौन कर रही है, हमारे देश की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है बल्क स्पेंडिंग हो रही है एजुकेशन सेक्टर पे। हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर पे जो ज्यादा स्पेंडिंग, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, गवर्नमेंट का है, सीधी सी बात, वही हम बात करें। तो हमने नॉर्मली बता दी। तो आपको सिंपल पहले बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, और ये तो सारे आप देख ही रहोगे कि अगर मैं बात करूं जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर पे, तो उसका 80-90% गवर्नमेंट कर रही है, पेरेंट जो है 4 से 5% कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रस्ट मतलब एनजीओ के द्वारा 7% खर्चा किया जा रहा है, और डोनेशन के द्वारा 3% खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो देश की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मेजर बल्क स्पेंडिंग किसके द्वारा की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ रही है। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बस अब जल्दी जल्दी 2 ही टॉपिक रह गए आएंगे आपका, फिर हम बस फटाफट से इस चैप्टर को जो है वाइंड अप कर देंगे। बहुत इजी से टॉपिक है, चलिए जी। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को स्टामा कर लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आ जाता है, सर्च एंड रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बेटा। चलिए जी, अब क्या है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, अगर मैं बात करूं बहुत सारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, हम बात करेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसके थ्रू जो हमारे देश की सरकार है वो एजुकेशन सेक्टर को क्या कर पाती है, रेगुलेट कर पाती है। क्या कर पाती है, रेगुलेट कर पाती है, कंट्रोल कर पाती है। चलिए जी, पहला है एनसीईआरटी। ये तो सुना ही होगा आपने, 12वीं तक आपने एनसीईआरटी किताबें पढ़ी है, आप 12th क्लास में होंगे तो 12वीं तक आपने एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ी है ना। एनसीईआरटी बुक्स वही है, तो टेक्स्ट बुक्स ही होती है, बुक्स होती है, टेक्स्ट बुक्स होती है, टेक्स्ट मटेरियल ही होता है आपके पास एनसीईआरटी। एक तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है सारी की सारी, पहली बता रही, ठीक है जी। एनसीईआरटी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखो, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म याद रख लेना। अब एनसीईआरटी का काम क्या है, एनसीईआरटी किताबें पढ़िए तो एनसीईआरटी एक बुक्स है। एनसीईआरटी का काम क्या है, टेक्स्ट मटेरियल को डिजाइन करना, बनाना बच्चों के लिए। कब, कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए, 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज होती है। तो भाई तो इसका काम क्या है एनसीईआरटी का, इट इज बेसिकली एंगेज होती है डिजाइनिंग, डिजाइन करती है टेक्स्ट मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स वगैरह को डिजाइन करती है अप टू क्लास, कौन सी क्लास तक करती है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या है, 12th क्लास तक के बच्चों के लिए टेक्स्ट मटेरियल को क्या करती है, डिजाइन करती है। ये क्या होती है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बारी बारी बोलते हो ताकि बारी बारी याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्या आपका, यूजीसी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, देखो हमारे देश में ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, देखो हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। अब उन यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूजीसी। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस यूजीसी का क्या काम है, इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या काम है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना, सिलेबस डिसाइड करती है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में कि सिलेबस क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या सिलेबस होगा, ठीक है जैसे, और रूल्स रेगुलेशंस बनाती है जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना होगा, फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि यूनिवर्सिटीज वगैरह चल पाए, कॉलेजेस वगैरह जो है चल पाए। तो ये काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। बड़े ध्यान से समझिए, यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड होते हैं कि यूनिवर्सिटीज के लिए जो कमीशन है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह होगी उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है जो उन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं। सिलेबस डिसाइड करती है कि बीकॉम लेवल का क्या सिलेबस होगा, बीकॉम ऑनर्स का क्या सिलेबस होगा, बीए का क्या सिलेबस होगा, सिलेबस डिसाइड करती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या क्या सिलेबस होगा। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है रूल्स रेगुलेशन भी बनाती है, सिलेबस भी डिसाइड करती है, फंडिंग भी प्रोवाइड करती है ताकि ये यूनिवर्सिटीज चल भी पाए।
ठीक है जी, ताकि स्मूथली चल पाए तो उनके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। तो ये होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम। सो इट्स प्राइमरीली, इसका क्या काम है, प्राइमरी फंडिंग अथॉरिटी, मतलब फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना किसको, यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है जी। इसके अलावा इट ऑल्सो एनफोर्सेस, बनाती है, क्या बनाती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो बनाती है रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, जो कॉलेज वाली एजुकेशन होती है, बीकॉम, एमकॉम, ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है जो उन यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं, सिलेबस डिसाइड करती है, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है कि ताकि वो यूनिवर्सिटी अच्छे से चल पाए। तो इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम, ठीक है। नेक्स्ट है AICTE। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल का मतलब क्या है, टेक्निकल का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, जो बीटेक कॉलेजेस, तो जो बीटेक कॉलेजेस है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ये जो AICTE है ना, इसका काम है जो बीटेक कॉलेजेस, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनको अच्छे से चलाना, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये फंडिंग्स प्रोवाइड करती है ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे से चल पाए, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस बनाती है ताकि जो उन इंजीनियरिंग कॉलेज, बीटेक वाले कॉलेजेस को जो फॉलो करने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जो फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स रेगुलेशन। इसके अलावा सिलेबस वगैरह भी डिसाइड करती है कि फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस होगा, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ ईयर का क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस वगैरह भी डिसाइड करती है किसके द्वारा, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बीटेक वाले बच्चे, जो बीटेक वाले जो कॉलेजेस होते हैं, बीटेक की जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी उनके लिए प्रोवाइड करते हैं कि जो उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा वो क्या प्रोवाइड करती है, सिलेबस भी डिसाइड करती है कि क्या सिलेबस होगा, ठीक है। तो वही इट एनफोर्सेस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो बनाती है किससे रिलेटेड, टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह से रिलेटेड, बीटेक कॉलेजेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है बनाती है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। नेक्स्ट ICMR। ICMR मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, या मेडिकल वर्ड है, मेडिकल का मतलब क्या है, मेडिकल मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे MBBS वाले कॉलेजेस हो गए, तो उनसे रिलेटेड भी कितने सारे MBBS वाले कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में। तो ICMR का क्या काम है, ICMR का काम है रूल्स रेगुलेशंस बनाना जो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सिलेबस भी डिसाइड करना कि सिलेबस क्या होगा, MBBS वाला होगा, ये सारा डिसाइड करना। इसके अलावा फंडिंग भी प्रोवाइड करी जाती है ताकि ये कॉलेजेस और ज्यादा अच्छे से चल पाए, स्मूथली चल पाए। तो ये क्या है, ICMR का काम, ठीक है। तो वही सो ये क्या करती है, ICMR बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है किससे रिलेटेड, एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर मतलब मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर मतलब मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, MBBS वाले कॉलेजों से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है एजुकेशन से रिलेटेड कि भाई उनका क्या सिलेबस होगा ताकि वो अच्छे से रिसर्च वगैरह, या उनका सिलेबस क्या है, या जो भी रूल्स रेगुलेशन है ताकि वो स्मूथली चल पाए, उनको फंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से चल पाए। तो ये क्या है, ICMR का काम है। तो बस आपको इतना याद रखना है, NCERT टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होता है, UGC यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज है उससे रिलेटेड, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है। AICTE यानी टेक्निकल, टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन वगैरह बनाए जाते हैं। एंड मेडिकल मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होता है, मेडिकल, मेडिकल मतलब हेल्थ सेक्टर, मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनको फंडिंग दी जाती है, उनसे रिलेटेड सिलेबस वगैरह, ये इनका काम है, इन ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। एम ए क्लियर मेरे बच्चों? चलें आगे, चलिए जी लास्ट टॉपिक है, फिर हम फटाफट से बेटा इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट है बेटा आपका एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। जो एजुकेशन लास्ट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिए, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, कि आज भी एजुकेशन एक बहुत चैलेंजिंग है हमारे देश में। आज भी जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, आज भी बहुत कमियां है हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, है ना। अगर हम बात करें तो सबसे पहली कमी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। आज भी हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे। सरकार बहुत कुछ कर रही है, फ्री एजुकेशन दे दी, राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी दे रही है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत खर्चा कर रही है, सरकारी स्कूल कर रही है, फ्री में एजुकेशन दे रही है। बट स्टिल आज के ज़माने में भी हमारे देश में बहुत से जो लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, गरीब जो माँ बाप है, आज भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। भाई क्यों नहीं पढ़ा रहे? उनको लगता है ये जो बच्चा है यार ठीक है, खुद तो काम पे जाते ही है,
अपने बच्चों को भी साथ साथ ले लेते। अरे भाई क्यों करवा रहे हो, उनको पढ़ाओ। सरकार ने सरकारी स्कूल इतने खोले हैं, उनको पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए जिंदगी में, पढ़ लिख के कोई एक अच्छे इंसान बन पाए यार। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा तो खुद की गरीबी तो मिटाएंगे, अपने पूरे खानदान की गरीबी मिटाएंगे यार, वो अपने पूरे परिवार की गरीबी मिटाएंगे यार वो। तो उनको पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन आज भी बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। स्पेशली जो, और अगर मैं बात करूं गांवों में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे। उनको लग रहा है यार छोड़ना, क्या करेंगे, पढ़ लिख के काम तो उन्होंने यही करने हैं, हमारे जैसे काम ही करने, इनको भी ली जाती है 1-2 हज़ार रुपये कमाई जाएगा ये भी। अरे भाई 1-2 हज़ार, अरे उसका फ्यूचर क्यों खराब कर रही है, उनको पढ़ाओ लिखाओ। आज भी कितने लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हमारे देश में। नेक्स्ट क्या है, इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आज हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर बहुत ही ज्यादा पुअर है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की अगर बात, बहुत ज्यादा पुअर है यार। आज भी कितने स्कूल्स है, कॉलेजेस जिसमें थियोरटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ थ्योरी रट्टाफिकेशन, सिर्फ इस पे ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाया जा रहा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही जो जरूरी है यार। उसको आगे जाके फ्यूचर में प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करनी होती है, वो उसको नहीं पता। सिर्फ एक किताबी ज्ञान है उसको, लेकिन उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है जिंदगी में उसको नहीं आता। इस चक्कर में जिंदगी में बहुत ठोकर खानी पड़ती है उसको। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में सिर्फ डिग्री देने पे है, बस पैसा कमाना है, डिग्री देनी है। बच्चों को भी सिर्फ मतलब है डिग्री। पूरा पूरा साल कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, बंक कर लेते हो तुम, अटेंडेंस तुम्हारी 0 होती है, बस उतनी अटेंडेंस कर लेते हो कि बस ठीक है पेपर दे देंगे यार, मतलब बस ठीक है यार पेपर में बैठ जाए, बस उतनी अटेंडेंस तुम करते हो। बस अटेंडेंस के नाम पे तुम स्कूल कॉलेज जाते हो, पूरा पूरा साल तुम नहीं पढ़ते हो। कहां से तुम्हारे अंदर स्किल्स बढ़ेंगे, कहां से तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगी, कहां से तुम्हारे अंदर एबिलिटीज डेवलप होंगी यार। पूरा पूरा साल तुम स्कूल नहीं जाते हो, कॉलेजेस नहीं जाते हो, बंक करते हो यार, रट्टा मार रहे हो, चेप रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग करके पॉइंटों में पास हो रहे हो, कहां से स्किल्स बढ़ेगी। तो ये तुम्हारे देश का एजुकेशन सिस्टम हो गया यार आज के टाइम में, कि सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है, जॉब। अरे कॉलेजों को जॉब देनी चाहिए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाओ उनको कि वो आगे जॉब इजीली ले पाए, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट लेके आओ, बड़ी बड़ी कंपनियां को लेके आओ, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे उठा के लेके जाए यार वो। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत ज्यादा लैक कर रहा है हमारे देश में। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, यानी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे देश का बहुत ज्यादा इनएडुकेट है, बहुत ज्यादा पुअर है अभी भी। ठीक है जी, तो वही बात करें, आज भी थियोरेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड बन के रह गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जेंडर बायसेस। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा जेंडर के बेसिस पे भेदभाव होता है, जो स्पेशली गांवों में क्या होता है, अपने लड़कों को, बेटों को तो पढ़ाने भेज दिया जाता है स्कूल में, लेकिन जो बेटियां हैं उसको घर बिठा लेते हैं। अरे ये क्या करेंगी पढ़ लिख के, इन्होंने करना क्या, इनकी तो 4-5 साल में ब्याह देंगे हम, इन्होंने करनी शादी, इन्होंने बच्चे सामने, इन्होंने झाड़ू पोछे तो करने, बर्तन साफ करने, खाना ही तो बनाना है, पढ़ लिख के क्या करेंगे। अरे भाई पढ़ाओ, पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है बेटा और बेटी में। बेटों को तो पढ़ा दिया जाता है लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको लगता है करना क्या, इन्होंने भी तो घर के काम ही करने, घर ही तो सामने। समझ, जेंडर बायसनेस भी होती है। लो रूरल असेस एरिया, हमारे देश में जो रूरल एरियाज है उसमें अच्छे स्कूल नहीं है आज भी, गांवों में अच्छे स्कूल नहीं है। थोड़े बहुत जो स्कूल है उसमें क्या है, बेसिक फैसिलिटीज भी कई बार नहीं मिलती उन गांवों के स्कूल में, अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं होती, कोई लैब नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। तो इस चक्कर में एक बच्चा एक अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता, एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती उसको। रूरल एरियाज के स्कूल को हालत आप जानते हो क्या है, गांवों में जो स्कूल है उनकी हालत आप लोग जानते हो। टीचर्स को भी कई बार पढ़ाना लिखाना नहीं आता, अगर टीचर्स को नहीं आता पढ़ाना तो बच्चे को क्या मिल रहा है, बच्चों को कहाँ से ज्ञान मिल रहा है। ये तो हालत है हमारे देश की, ये हालत है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गए हैं, लेकिन इतने महंगे होते हैं प्राइवेट स्कूल, तो अमीर बच्चे तो अफोर्ड कर लेते हैं, अमीर घर के बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब घर के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। अब जो अमीर घर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, फुल अंग्रेजी पै 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 कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, बहुत पैसा छाप। जो गरीब घर का बच्चा है उसकी हालत क्या है, क्या वो उसको कम्पिटिट कर पाता है, उसको उसके साथ कंपटीशन कर पाता है, नहीं कर पाता। बेचारा तो कहाँ का कहाँ रह जाता है, उसको वो नॉलेज नहीं मिल पाती जो प्राइवेट स्कूल्स में उनको मिल पाती, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस, रहन सहन जो वहाँ पे उसको मिल पाती, वो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको नहीं मिल पाती।
मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वो भी है, प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन को होने के चक्कर में जो है अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इस चक्कर में हमारे देश में इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अमीर तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा पैसा कमाता है और अमीर हो जाता है, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ का कहीं रह जाता है। उसको वो उससे कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाता ना यार। ये भी हालत है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में। आप लोग खुद फील कर पा रहे होगे सिचुएशंस को, मुझे बोलने की नीड नहीं है। आप इतने पॉइंट से ही आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट बेटा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिया का मतलब है आज भी हमारे देश की सरकार इतना खर्चा नहीं कर रही है एजुकेशन सिस्टम पे जितना उनको करना चाहिए। एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? क्या रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को जीडीपी का 6% खर्चा करना होगा अगर गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ लाना चाहती है। बट गवर्नमेंट एक्चुअल में कितना खर्चा कर रही है? जीडीपी का सिर्फ 4 या 5% ही जो है खर्चा कर रही है, सिर्फ इतना ही खर्चा कर रही है। इसलिए जो डिजायर्ड लेवल की ग्रोथ लाना चाह रही थी और जो एक्चुअल लेवल की ग्रोथ आ रही है उसमें बहुत गैप है। जो चाहती थी ना लाना ग्रोथ और जो एक्चुअल में अचीव हुआ वो कम हुआ। आप खुद ही मानते हो कि गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं कर रही है एजुकेशन सेक्टर में जितना करना चाहिए था। गवर्नमेंट को एटलीस्ट जीडीपी का 6% करना चाहिए था, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट कितना कर रही है? मोटा मोटा 4 से 5% कर रही है। इस चक्कर में जो डिजायर्ड लेवल ऑफ ग्रोथ थी और जो एक्चुअल लेवल ऑफ ग्रोथ है उसके बीच में इतना गैप है। ठीक है, तो वही है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन की आज भी हमारे देश की जो सरकार है बहुत कम खर्चे कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही। एम आई क्लियर? चले आगे। चलिए जी, तो बस आज बेटा हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से करे, सारे के सारे टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कवर करे। ठीक है, सो बस यहीं से आपसे शुक्रिया करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, हाँ, बस ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, लव यू ऑल।